की जो बस हैं वो जान लग रही हैं, तो अरियानु का बोले ये बस मेरी को नहीं, कल ना सरकार बन जाएगी, नहीं कहोगे या सरकार भी मेरी नहीं है। ठगबंधन की सरकार ने इस प्रदेश, गठबंधन है जी, मुंह तो जबान पे चल गया। इन राजकुमारों के इस खानदान से कोई विधानसभा में नहीं जाएगा, मैं इस बात का दावा करता हूँ। एक तरफ तो आप चौधरी देवीलाल जी को अपना राजनीतिक आइडियल मानो हो, दूसरी तरफ उनकी विरासत को जो संभाल रहे हैं राजकुमार है, उनको टारगेट पर रखो। राजनीति में बिगुल बजाया आपने, तो राजस्थान क्योंकि अपना पड़ोसी राज्य है और फिलहाल जो है, हालांकि अभी तारीख दूर है, 3 तारीख को बेरा पटाखा भी के कुछ मामला चलेगा उसका, लेकिन राजस्थान इलेक्शन का हरियाणा की राजनीति के ऊपर किस रूप में असर देखा। एक नेता हरियाणा की राजनीति का एक दिग्गज जिसकी गाड़ी हमने सड़क के बीचों बीच रुकवा ली है और बहुत सारे पब्लिक के सवाल थे, उन सवालों के जवाब हमने लेने थे। हाँ जी नेताजी, लिया जी कागज चेक कर लें आपके। आओ जी और सीट पे आओ जी। राम राम जी, दर्शकों ने बिठा उठा राम राम। राम राम, सब ने राम राम। जींद में रुका रोड़ा करे पाछे, यानी कि जींद की जो उपजाऊ धरती है ओढ़े हुंकार भरे पाछे, कई दर्शक हमारे तरफ कमेंट आए और वन्यू पूछे थे कि भाई नेताजी की चले गए, और उस रैली में तो कई सारे चीज लिखड़ के आई, कोई नु कहे खाली कुर्सी थी, कोई नु कहे भरी कुर्सी थी, तो कोई नु कहे भाई इतनी भीड़ तो बलराज कुंडू का नाम तो हुआ हो जंदी, इतने बड़े बड़े चेहरे की क्या जरूरत थी। मतलब समीकरण समझ में नहीं आ रही है कि भाई इस रैली के पीछे का मकसद क्या रहा। देखिए ये बातें सब चलती हैं और हमने रैली में कौन आया इस बात का डिस्क्लोज किया ही कहाँ था हमने। बिल्कुल जी, वो तो हमारे अपने रिलेशन थे, उस हिसाब से तो हम भी मगा भाई जड़ सुरक्षा वाला एक नेता होगा। अखिलेश जैसे बड़े चेहरे हमारी इस रैली में हमारे साथ आगे खड़े हुए, अरे हमारे को भविष्य में भी साथ देने का वादा करके गए। तो ये एक राजनीतिक समीकरण आप इसको कहेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि उनकी वजह से भीड़ लाने के लिए, ये नई सोच के लोगों को जो है ना एकत्रित होना होगा, इसका उद्देश्य ये है। मेरा इसी एजेंडे को लेके मैं चल रहा हूँ, इस सिस्टम को बदल कर ऐसे पढ़े लिखे युवा चेहरों को राजनीति के प्लेटफार्म पर लाने के लिए हम सब ने मिलकर हरियाणा जन सेवक पार्टी बनाई है। उसका उद्देश्य यही है कि प्रदेश में ये राजघरानों की और ये अपने गुलाम प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देकर, अपने चाटुकार लोगों को टिकट देकर जो ये पार्टी और नेता अपनी एक विरासत और अपना एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है, इस सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, उस चीज को खत्म करके वास्तव में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जो जनता का राज होता है, जो जनता के लिए बनता है और जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको वास्तविकता पे लाने के लिए हमारा ये प्रयास है। नेताजी, जिस तरह पार्टी का गठन इबलक ढंग तो होया को नहीं है, पदाधिकारियों की शायद नियुक्ति भी पेंडिंग है, उसके गिले गिला आप तोड़ता है चले गए रुका रोड़ा करके, और उसके आपके भाषण के तुरंत बाद जो है मंच पर कई सारे समर्थक पहुंच गए हुए, बोले बोले मैं उकलाने तो टिकट मांगू, कोई नु का मैं बड़ौदा तो टिकट मांगू। मतलब यू क्या चक्कर है, टिकटा की रेस में तो पहले रेस करा लिए। ये अच्छी बात है, अच्छे चेहरों को आना चाहिए, इसके ऊपर जो है ना प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और उनमें से चुनकर जिसको लोग कहेंगे, लोगों के विचार जानकर, लोगों की भावनाओं के अनुरूप अच्छे पढ़े लिखे चेहरों को जो है ना राजनीति प्लेटफार्म मंच मुहैया करना, यही पैरामीटर क्या होगा। मतलब कौन सा प्रत्याशी, मतलब किसी भी हलकत है, यदि आपकी पार्टी है, यानी कि हरियाणा जन सेवक पार्टी से यदि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहे तो उसका किस जाथर होना चाहिए, कितने को उसका दौरा पीछे होना चाहिए, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, मतलब क्या पैरामीटर रखे आप? देखिए उसका पैरामीटर है लोगों के अंदर उस व्यक्ति की क्या भावना उसके प्रति है, हम उसको टिकट देंगे। हमारी पार्टी जो है हरियाणा जन सेवक पार्टी, जिसको जनता चाहेगी। बाकी पार्टी और नेता तो ये सर्वे के नाम पर सिर्फ एक जो है ना ड्रामा करते हैं। हम वास्तविकता के आधार पर लोग जिसको कहेंगे, हम पैसा कोई प्राथमिकता नहीं होगी, पैसे वाले को टिकट दी जाएगी। हमारी प्राथमिकता होगी पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, बुद्धिजीवी, अच्छी सोच का, और जन सेवा की भावना के अनुसार जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में जो आना चाहता हो, ऐसे युवाओं को हम जो है ना, ऐसे किसान मजदूर के बेटा बेटी को हम राजनीति मंच मुहैया कराएंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साहब, जिस तरह कई बार कहा बोले राजनीति में जिसका चर्चा प्रचार खर्चा इन 3 चीजों का ब्योंत ना हो तो वो राजनीति में पांव रखने लायक नहीं होता। तो आप भी कुछ इसी तरह का पैरामीटर देखोगे प्रत्याशी का? मैंने बताया ना, हम अच्छे लोगों को लेके आएंगे, इस सिस्टम को बदलेंगे। हम ऐसे ईमानदार, समाज में कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग और ईमानदार लोग इस गंदी राजनीति की वजह से इससे दूर भागने लगे हैं।
हम उसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें अपने प्रतिनिधि अच्छे, ईमानदार, जन सेवा की भावना वाले, जो धर्म कर्म में विश्वास करने वाले, जो जातिवाद, धर्म कर्म में या कि धर्मो कर्मों में विश्वास रखना। हाँ, धर्मों कर्मों में विश्वास रखने वाले हैं। तो हम ऐसे युवाओं को आगे लाना हमारा एजेंडा है, जिसके दिल में किसान के प्रति दर्द हो, जिसके दिल में हमारे बेरोजगार युवाओं के प्रति दर्द हो, जिसके मन में हमारे प्रदेश के अंदर फैली लूट और भ्रष्टाचार, इस सरकार की गलत नीतियों के प्रति रोष हो, ऐसे चेहरों को हम आगे लाना चाहेंगे। तो हरियाणा की राजनीति में बिगुल बजाया आपने, तो राजस्थान क्योंकि अपना पड़ोसी राज्य है और फिलहाल जो है, हालांकि अभी तारीख दूर है, 3 तारीख को बेरा पटाखा भी के कुछ मामला चलेगा उसका, लेकिन राजस्थान इलेक्शन का हरियाणा की राजनीति के ऊपर किस रूप में असर देखो? देखिए, कुछ परसेंट तो मैं मानता हूँ असर बॉर्डर के एरिया का भी, हमारा लंबा चौड़ा बॉर्डर राजस्थान के साथ लगता है, थोड़ा बहुत प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है। हरियाणा का और राजस्थान के लोगों में आपसी रिश्तेदारियां, आपसी रोटी बेटी का भी नाता है। हमारी कई बहनें हमारे हरियाणा प्रदेश के, कई जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी बहनें तो यहाँ हमारे हरियाणा की हैं, कई हमारी यहाँ की, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो रोटी बेटी का नाता है हमारा राजस्थान का और हरियाणा का, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उसका। जी, तो हरियाणा से आप जिन दो राजकुमार का आग्रह हो, वह भी प्रचार प्रसार के लिए गए हैं हरियाणा से, उनका उस पर कितना के फर्क लगा आपने? वही हरियाणा में के वजूद है और राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने खातिर उनका कितना के असर पड़ेगा? देखिए, मेरा ये मानना है, ये राजकुमार, ये हमेशा से इन्होंने जो है ना नुकसान किया है। वहाँ ये हनुमान बेनीवाल, जो एक उभरता हुआ किसान का बेटा है, उसको नुकसान करने के लिए ये लोग भेजे गए हैं। तो ये तो एक मोहरा के रूप में, इनको तो हरियाणा में अपना दर बदलने के लिए इनका रिमोट कंट्रोल भाजपा के पास है, और भाजपा जैसे, क्योंकि इनका वजूद खत्म हो चुका है, भाजपा के साथ चिपके रह गए, ये मानते हैं कि हमारी एक आधी कोई सीट आ सकती है विधानसभा के अंदर, शायद हम पहुंच जाए। अदरवाइज तो इनके हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने पहले कहा था, इन राजकुमारों के इस खानदान से कोई विधानसभा में नहीं जाएगा, मैं इस बात का दावा करता हूँ। एक तरफ तो आप चौधरी देवीलाल जी को अपना राजनीतिक आइडियल मानो हो, दूसरी तरफ उनकी विरासत को जो संभाल रहे हैं राजकुमार है, उनको टारगेट पर खोइयों के चक्कर है मामला। देखिए, चौधरी देवीलाल एक अलग शख्सियत थी, वो किसान मजदूर के जो है ना हमदर्द थे, उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने राजनीति सत्ता भोगने के लिए नहीं की, उन्होंने किसान मजदूर को उसका हक दिलाने के लिए की। ये तो अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, ये जरूरी थोड़ा ना एक महापुरुष कोई अच्छा इंसान और उसकी सारी पीढ़ियां उसी टाइप की होंगे। वो आप हर एक गांव में सैकड़ों हजारों आपको उदाहरण मिलेंगे। एक उनके दादा परदादा बहुत अच्छे इंसान थे, उनका नाम ग्राम था, उनकी औलाद बहुत ही नालायक और जो है निकम्मी निकली। तो इसी प्रकार से ये राजकुमार जो है ना, ये मैं ये मानता हूँ चौधरी देवीलाल के नाम पर जो है ना एक धब्बा है। इन्होंने अपने घर भरने के लिए, प्रदेश को लूटने के लिए, प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ, किसान मजदूर के साथ धोखा किया है, उनके साथ दगा किया है। चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लेकर इन्होंने जो है ना उनके उस विश्वास के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। इस बात को हरियाणा प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी। बहुत सारे, जैसे आपकी रैली जो चल रही थी, इस रैली के बाद जब कार्यक्रम लाइव चल रहा था, उसमें कमेंट आए बहुत सारे लोगों के, तो कई लोगों का यूँ फड़का है कि भाई जिस तरह से दुष्यंत और दिग्विजय ने जो काम कराया, भाई जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा उसे का समर्थन कर दिया, तो आपकी क्या गारंटी है कि भाई कल ना आपके पास अगर 10, 12, 15 सीट आएगी तो किसको समर्थन दोगे कि नहीं दोगे? किस तरह का राजनीतिक वजूद आपका तैयार होगा? देखिए, बिल्कुल लोगों के कमेंट्स पे मैं गलत नहीं मानता, उनके साथ धोखा हुआ है और इस प्रकार के विचार उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देखा है, मेरे ऊपर भी लोगों का ये सवाल कोई गलत नहीं मानता, लेकिन ये तो मैंने प्रूव करके दिखाया है। मैं अगर उस टाइप की सोच मेरी होती, पैसे कमाने की और अपने घर बढ़ने की, तो मैं अभी एमएलए रहते, मेरे को मंत्री पद की ऑफर थी, मैं भी बड़े कॉलोनियार बड़े बड़े काट के हजारों करोड़ रुपए कमा लेता। राज्यसभा में भी बहुत मोटा मुझे ऑफर थी, वो सब ले लेता। ये मैंने अपने आप को पिछले 4 साल के अंदर इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, इस प्रदेश के किसान मजदूर की आवाज़ बुलंद कर मैंने अपने आप को प्रूव किया है। फिर भी लोगों को और इम्तिहान लेना है तो उसके लिए बलराज कुंडू तैयार है, क्योंकि मेरे मन में जो जज्बा है वो है जन सेवा का। डाल की परीक्षा देने के लिए तैयार, हर परीक्षा देने को मैं तैयार, बलराज कुंडू तैयार है। मेरा जो इस प्रदेश का युवा, किसान मजदूर, उसको कोई सुबह है, क्योंकि राजनीति लोगों की इस कार्यशैली की वजह से लोगों का जो है ना विश्वास
इस पार्टी और पार्टी के नेताओं के ऊपर से उठ चुका है। तो वही सवाल उनका मेरे ऊपर होना भी स्वाभाविक बनता है। मैं इस बात में उनकी बात को करता हूँ, उनकी जगह मैं होता तो मेरे मन में भी ऐसे सवाल होते। लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, उसके लिए मुझे मेरा जो इम्तिहान वो लेना चाहते हैं, मेरा जो टेस्ट लेना चाहते हैं, हालांकि मैं अपनी तरफ से ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से पूरा करता आ रहा हूँ 4 साल। मैं तो नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूँ। चलो एक दो भीड़ के सवाल और ले मैं, क्योंकि हम रैली में थे, मौजूद थे, तो काफी सारी भीड़ जिनके कुछ सवाल थे। उन्होंने कहा था भाई रैली को जींद में करना जरूरी कौन था, यदि मैं भी अगर बलराज कुंडू बिगुल बजान दे तो हम ओढ़े भी इससे भी ज्यादा संख्या में पहुंच सका थे। जींद को ही क्यों चुना आपने? देखिए, जींद की धरती हरियाणा प्रदेश का केंद्र है। मुझे इस प्रदेश को महम के लोगों ने तो मुझे बना रखा है और आगे भी और भी ज्यादा वोटों से बनाएगी। मेरा उद्देश्य इस प्रदेश से मेरी सोच के अनेकों युवाओं को, साथियों को, भाई बहनों को निकाल कर इस प्रदेश की लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैंने इसको महम से निकलकर इसको जींद में करने का काम किया। जींद हरियाणा प्रदेश का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। वहां से पूरे प्रदेश के अंदर राजनीतिक जो है ना किरण जाती है, इसलिए हमने जींद को चुना। अच्छा, भीड़ से इस तरह की आवाज भी आ रही थी कि भाई इतने बड़े बड़े चेहरे, मान लो जो बुलाए उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की बात करा या फिर गुजरात से पूर्व मुख्यमंत्री की बात करा, तो नु कहते बोले इतने बड़े चेहरे की जरूरत कौन थी? भीड़ वैसे भी आस्का थी कि वो भीड़ के लिए नहीं थे ना, उनका भीड़ का उनका तो कोई इधर है ही नहीं मामला। वो हमारे रिलेशनशिप में और एक पॉलिटिकल संदेश देने के लिए कि पॉलिटिकल ऐसे युवाओं को जो अच्छी सोच के लोग हों, उनको एक प्लेटफार्म पे आकर अपना ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिससे इस प्रदेश के लोगों को बचाया जा सके, उस किसान को उसका हक दिया जा सके, उस युवा को जो आज बेरोजगारी की वजह से एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, उस बेरोजगार को हम जो है ना उसकी राहें आसान कर सकें। हरियाणा जनसेवक पार्टी का जो बिगुल पहली बार बजाया आपने जींद में, क्या लगा आपने? मतलब जो उम्मीद जो आपने लगा रखी थी, जो जनसैलाब है उसके मुताबिक था या फिर थोड़ा सा कम था या थोड़ा सा ज्यादा था, और किस तरह का आकलन आपका, अपना नजरिया क्या है? देखिए, मेरी उम्मीद जितनी थी उससे ज़्यादा लोगों ने प्यार और साथ देकर वहाँ जो है ना एक अपना समर्थन देने का काम किया है। और इसमें एक वन मैन आर्मी, एक बलराज कुंडू तो एक इंडिपेंडेंट विधायक है, और उसने वहाँ अभी पिछले दिनों जींद और कैथल में हुई रैलियों के बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचकर जो मुझे समर्थन और साथ दिया है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रदेश के लोग अब थक चुके हैं पुरानी पार्टी और इन नेताओं के इन झूठे जुमले वादों से। प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश 19 तारीख को जींद की धरती से इस प्रदेश के लोगों ने देने का काम। लेकिन नेताजी ने कहा ना, बोले अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, आप अकेले लिखड़े हो इस मिशन पे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत धनबल वाले ताकतवर लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, लेकिन मेरे को विश्वास है अपनी सच्चाई पे। लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मेरी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ, और उसके लिए हरियाणा प्रदेश के लोग बिल्कुल तन मन धन से मेरा साथ देंगे। और ऐसे युवा चेहरे, ऐसे पढ़े लिखे भाई बहन मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे खड़ेंगे, उनको विधानसभा में लेके जाएंगे और निश्चित रूप से इस प्रदेश के भविष्य को बचाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल आपने बताओ, आपकी लड़ाई जेजेपी के खिलाफ है, अगर आपकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, अगर आपकी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है, यानी हुड्डा के खिलाफ आपकी लड़ाई है, या फिर दुष्यंत और दिग्विजय के खिलाफ है, या फिर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ? देखिए, आज के समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा और जेजेपी की सरकार है, और दोनों इस ठगबंधन की सरकार ने इस प्रदेश। गठबंधन है जी, मुंह तो जबान पे चल गई आपकी। जुबान बिल्कुल नहीं फसली, मैं पूर्ण रूप से पूरे विवेक से इसको ठगबंधन की सरकार बोल रहा हूँ। और इस ठगबंधन के सरकार के इस लुटेरे राजकुमारों ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इस प्रदेश को लूट के खा लिया। उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है, और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, प्रदेश के लोगों का मानना है, मेरा नहीं मानना है। लोग पहले, इससे पहले अब 9 साल 10 साल होने को, 9.5 साल हो गए भाजपा और जजपा को, दोनों, पहले भाजपा थी, अब दोनों को मिलकर सरकार है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार की नीतियों से परेशान होकर लोगों ने, उनकी लूट और झूठ से परेशान होकर लोगों ने नया विकल्प भाजपा को ढूंढा था। भाजपा को ढूंढ कर ले गए, लेकिन भाजपा ने सारी सीमाएं तय कर दी, पार कर दी। 2019 में भी मैंडेट उनके खिलाफ था, लेकिन इन राजकुमारों ने जनता को धोखा देकर उनकी सरकार बनवाने का काम किया। तो अब लोग बिल्कुल इन सब से तंग आ चुके हैं, लोग एक नया विकल्प चाहते हैं, और निश्चित रूप से हम हरियाणा जनसेवक पार्टी इस प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प बनकर उभर रही है। और प्रदेश के किसान मजदूर के बेटों को हम विधानसभा में ले जाकर इस प्रदेश के किसान को उसका हक देने का काम करेंगे। मैं दावा करता हूं, हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद, जिस प्रकार से किसान आज बॉर्डरों में बैठे हैं, इस ठंड में, बरसात के मौसम में, आज उन्होंने फैसला लिया 11 तारीख तक पोस्टपोन किया है, उनको आगे अल्टीमेटम दिया है सरकारों को।
निश्चित रूप से मेरा ये मैं आपको दावा करता हूं, हमारी सरकार बनने के बाद कभी किसान को सड़कों पर बैठकर अपनी मांगों के लिए इस प्रकार से धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़े। इलेक्शन तो पहले कोई गठबंधन की संभावना किसी राजनीतिक दल का गिला है? देखिए, कोई दल ऐसा कोई साथी जो मैनिफेस्टो हम लेके चले हैं आपने देखा हो, और आपने एक बात को मान लिया होगा कि हमारे मैनिफेस्टो में कितना दम है। परसों हरियाणा सरकार ने हमारे उस मैनिफेस्टो पर उस छात्राओं को फ्री शिक्षा देने का ऐलान किया है, वो भी आधा अधूरा, क्योंकि ये करते ही ऐसा काम है, पूर्ण रूप से करते नहीं। आपने कॉपीराइट लाओ, आपने को भाई हमारा मैनिफेस्टो क्यों चोरी कर लिया? हमने वो दे नहीं सकते ना, उनको देना नहीं है, वो जुमला करते हैं। उन्होंने आधा मैनिफेस्टो कल के उसमें आज के अखबार में हमारी भी कहा है, तो उन्होंने हमारे उसकी कॉपीराइट करके हमने घोषणा की है अपने मैनिफेस्टो में 5 लाख से कम आय के हर परिवार के बेटा बेटी को हम फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे। 5 लाख से कम आय के हर परिवार को हम जो है ना स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त देने का काम करेंगे। गई भाई दिखाइए एक बार थोड़ा, हाँ आपकी बस गई जी भाई। चलो कुंडू साहब की बस निकल मेरी नहीं है ये बसें मैंने रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में अपनी उन बहनों को दी हैं जो पढ़ने के लिए कॉलेज में आती हैं, तो ये बसें उन बहनों की हैं। ये मेरी बस नहीं है, ये बस उन बहनों की है। चलो ये देखो भाई, ये बलराज कुंडू की जो बस हैं वो जान लग रही हैं, तो अरियानु का बोले ये बस मेरी को नहीं, कल सरकार बन जाएगी कहोगे या सरकार भी मेरी नहीं है। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं, वो सरकार लोगों की सरकार होगी, वो सरकार मेरी नहीं होगी, वो सरकार इस प्रदेश के हर किसान की होगी, वो सरकार इस प्रदेश के हर युवा की होगी, जिसमें उसका हक होगा और उसको हक देने का काम करेगी। वो सरकार इस प्रदेश के गरीब की होगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरकार मेरी नहीं, यही चीज खत्म करना चाहते हैं। सरकार जनता चुनती है और जनता के लिए चुनती है और जनता के द्वारा चुनी जाती है, वो सरकार इस प्रदेश के लोगों की होगी। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। बोला तेल देखो और तेल की धार देखो, आने वाला वक्त बताओगा 2024 के जो इलेक्शन है उसमें किस तरह का सिनेरियो लेकर का होगा। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो टाइम पर तरती दिखावांगे। तो ये देखो भाई, फिर कहूँगा कैमरामैन थी, मतलब ये लगातार एक बात है किते कार चाला किते सरकार चाला, आड़ा बस चालन लग रही है। चलो भाई, इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे हैं। वीडियो कर दो जिला के शेयरिंग का तर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।